वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर। जैसा कि आपको पता है कि आपकी वार्षिक परीक्षाएं 27 फरवरी को शुरू होने वाली है। 27 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। तो आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए। तो इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा का पेपर। और ये देख लीजिए आप, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 23 प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा और आपका पेपर जो होगा 75 अंक का होने वाला है। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। निर्देश कुछ इसी प्रकार से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आप इन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ठीक है, 5 निर्देश आपके दे रखे हैं। इसी प्रकार से आपको निर्देश आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्रमांक 1 आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, 6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न क्रमांक 1 के अंदर। पहला प्रश्न है आपका, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन सा है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के पद्य काल का दूसरा काल कौन सा हो जाएगा? भक्ति काल हो जाएगा। सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, सा ऑप्शन। दूसरा है आपका, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है बाल कल्पना। ठीक है, आ ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। तीसरा है आपका, लय तुक गति यति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम छंद कहते हैं। बा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, चौथा है आपका, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है? तो नेताजी का चश्मा जो कहानी है उसका मूल भाव है देशभक्ति की भावना। ठीक है, द ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। पांचवा है आपका, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। ठीक है, द ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका छठा, माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था? तो माँ ने भोलानाथ के घाव पर पिसी हुई हल्दी लगाई थी। सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर के सही विकल्प आपसे परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 आता है आपका, रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। ठीक है, 6 नंबर के प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं इनको। पहला है आपका, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की रिक्त स्थान की तरह है। तो गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है। ठीक है, पहले में आपको राइट आंसर लिखना है लकड़ी। दूसरा है आपका, नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन रिक्त स्थान रस में होता है। तो ये श्रृंगार रस में होता है। ठीक है, श्रृंगार आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। तीसरा है आपका, प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा रिक्त स्थान ने लगाया था। तो प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा दुकानदार ने लगाया था। ठीक है, इसमें आपको राइट आंसर लिखना है दुकानदार ने। अगला है आपका चौथा, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो रिक्त स्थान वाच्य होता है। तो इस पर कर्मवाच्य होता है। ठीक है, इस स्थिति में आपका कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। पांचवा है आपका, साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की गद्य विधा में लिखा गया है। कौन सी विधा में लिखा गया है गद्य की? तो ये गद्य की यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा गया है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। और छठा है आपका, चाय के बागानों में कई रिक्त स्थान बोकू पहले चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। तो कई युवतियां पहले चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। तो इसमें आपको राइट आंसर लिख देना है युवतियां। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 2 के अंदर रिक्त स्थानों का चयन करके लिखना है। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। ठीक है, सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है। स्तंभ आपको स्तंभ बा से आपको मैच कर देना है। तो चलिए मैच करते हैं इनको। पहला है आपका उत्साह कविता। तो उत्साह कविता को आपको मैच करना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। दूसरा है आपका काव्य की आत्मा। तो काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? रस को कहा गया है। तीसरा है आपका बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत को मैच करना है आपको शीला अग्रवाल से। चौथा है आपका मनु भंडारी ने साहित्य की रुचि पैदा की। तो इसको आपको मैच करना है कबीर पंथी से। पांचवा है आपका क्रियाकर्ता के अनुसार, सॉरी, ये आपका जो तीसरा पूछा गया है बाल गोविंद भगत।
तो बाल गोविंद भगत क्या थे, कबीरपंथी थे, तो इसको आपको कबीरपंथी से मैच करना है। और चौथा जो है आपका मनु भंडारी ने साहित्य की रुचि पैदा की, तो इसको आपको मैच करना है शीला अग्रवाल से। ठीक है, एक्सचेंज हो गया था वो गलती से, उसके लिए सॉरी मांगता हूँ मैं। पांचवा है आपका क्रियाकर्ता के अनुसार, तो इसको आपको मैच करना है कृतवाच्य से। और छंद के प्रकार कितने होते हैं, तो छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मैच करना है। 6 नंबर की आपसे परीक्षा में पूछी जाने वाली है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 4। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। चलिए देखते हैं। पहला है आपका जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये आपकी हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, हंस पत्रिका, आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है पहले के अंदर, हंस पत्रिका। दूसरा आता है आपका भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर क्या बजाते थे, तो भोलानाथ और उसके साथी अमले को घिसकर शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे। तो दूसरे में आपको राइट आंसर लिखना है शहनाई। तीसरा है आपका संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है, तो संस्कृति जो निबंध है वो हमें सभ्यता और संस्कृति से टकराने की प्रेरणा देता है। ठीक है, सभ्यता और संस्कृति से। ठीक है, ये आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है, सभ्यता और संस्कृति से। अगला है आपका टेढ़ी खीर मुहावरे का क्या अर्थ है, तो टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य। ठीक है, कठिन कार्य। ठीक है, कठिन कार्य आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। पांचवा है आपका हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो ये आपकी अरि ओ करुणा प्रभा में। ठीक है, किस प्रकार से लिखना है आपको, अरि ओ करुणा प्रभा में। ठीक है, प्रभा में, इससे आपको ली गई है। ठीक है, हिरोशिमा अरि ओ करुणा प्रभाव में से ली गई है। पांचवा है आपका, पांचवा कंप्लीट हो जाता है। छठा है आपका कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था, तो कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से हालदार साहब गुजरते थे। कौन गुजरते थे, हालदार साहब। ठीक है, हालदार साहब आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 4 समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां, सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। ठीक है, 6 नंबर के आपके पूछे गए हैं। चलिए इनको देख लेते हैं। पहला है आपका उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, तो बिल्कुल गलत बात है, पहले में आपको असत्य लिखना है। दूसरा है आपका राम बाजार जाता है, एक आज्ञावाचक वाक्य, गलत बात है, आज्ञावाचक नहीं है। अगर ये होता राम बाजार जाओ तो ये आज्ञावाचक होता, ना कि राम बाजार जाता है, ये तो एक साधारण वाक्य है। ठीक है, तो दूसरे में आपको असत्य लिखना है। तीसरा है आपका कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था, तो ये आपका सत्य होने वाला है। ठीक है, चौथा है आपका लोक धन उक्ति से मिलकर लोकोक्ति बनाए, तो ये भी बिल्कुल सत्य बात है आपका। ठीक है, पांचवा है आपका परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, तो ये गलत बात है, भयभीत नहीं हुए थे। और छठा है आपका भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात चांदी के कटोरे में खिलाते थे, तो ये बिल्कुल सत्य बात है, छठे में आपको सत्य लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे इसी प्रकार से परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, तो आपको इसी प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को याद कर लेना है। चलिए अब देखते हैं अपन प्रश्नोत्तर। 2-2 नंबर के प्रश्नोत्तर आते हैं आपके। प्रश्न क्रमांक 6 है आपका रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, और इसका अथवा वाला क्या है, प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना है। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है। 7वां है आपका एक कवि परिचय आपसे पूछा जाएगा। तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है आपको, तो निम्नलिखित बिंदु कौन कौन से हैं, 2 रचनाएं और भावपक्ष आपको लिखना है। ठीक है, 2 रचनाएं और भावपक्ष। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, और इसका अथवा है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ठीक है, 9वां प्रश्न आपका आता है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है, और इसका अथवा है उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। अगला है आपका 10वां प्रश्न, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर आपको लिखना है, और इसका अथवा पूछा गया है आपसे प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में 2 अंतर आपको लिखना है। ठीक है, ये 10वां प्रश्न हो जाता है आपका। 11वां प्रश्न आपका आता है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, और इसका अथवा है दोहा छंद का उदाहरण लिखिए।
12वां प्रश्न जो है ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आने ही वाला है 100%। मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। कहानी और उपन्यास में 2 अंतर, और इसका अथवा है नाटक और एकांकी में 2 अंतर। ठीक है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है आपका, रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा मनु भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं आपको लिखनी है और भाषा शैली आपको लिखनी है। ठीक है, लेखक परिचय हो जाएगा। 14वां प्रश्न आप देख लीजिए, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, और इसका अथवा है बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, सुधीर बागो से क्या अभिप्राय है। 15वां प्रश्न आप देख लीजिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, और इसका अथवा है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। ठीक है। 16वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो सभी को स्वीकार हो। तो जो सभी को स्वीकार हो उसे क्या कह सकते हैं उसे हम कह सकते हैं सर्वसम्मति। और इस दूसरा वाला है जिसका आकार ना हो, तो जिसका आकार ना हो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम निराकार कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। 16वां का जो अथवा है वो आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। पहला क्या है, आंख का तारा होना। तो आंख का तारा होना इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना, तो वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं। और गागर में सागर भरना, इसका अर्थ होता है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। 17वां प्रश्न है आपका, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर क्यों सिसकना भूल जाता है, और इसका अथवा है गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। ठीक है, ये आपका 17वां प्रश्न हो जाता है। 2-2 नंबर के प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। 18वां प्रश्न आपसे जो है एक संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूछी जाएगी। आपके पद्यांश के अंदर 2 पूछे जाएंगे, दोनों में से कोई सा आपको एक करना होगा क्योंकि अथवा में दे रखा होगा। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न ये रहने वाला है। इसी प्रकार से आपका एक गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपसे कराई जाएगी। इसमें भी आपको अथवा सहित दे रखा है, तो दोनों में से किसी एक पर आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिख देनी है। 20वां प्रश्न आपका एक आएगा 3 नंबर का, अनुच्छेद या फिर संवाद। तो देख लीजिए, मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए, और इसका अथवा क्या है, 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न है। 21वां प्रश्न आपका 4 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश आपसे पूछा जाएगा, दोनों अथवा में रहेंगे, तो आपको जो उचित लगे, चाहे काव्यांश चाहे गद्यांश, दोनों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो ये आपका काव्यांश दे रखा है, गगन गगन तेरा यश फहराए। ठीक है, 2 यहाँ पे दे रखे हैं, और उसके 3 प्रश्न यहाँ पे लिखित हैं, तो आप इन तीनों प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये 3 प्रश्न आपके दे रखे हैं, इनके उत्तर आपको देना है। ठीक है, अथवा वाला मैंने आपको बताया है कि इसके अथवा में अपठित गद्यांश आता है, तो गद्यांश आप देख लीजिए, ये रहा, और ये 3 प्रश्न आपके दे रखे हैं। तो चाहे आप काव्यांश कर सकते हैं, चाहे फिर आप गद्यांश कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे। इसमें भी 3 प्रश्न है, उसमें भी 3 प्रश्न है। ठीक है, 22वां प्रश्न है आपका, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। ये भी आपका 4 नंबर का प्रश्न है, और इसका अथवा क्या है, परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र आपको एक लिखना है। ठीक है, दोनों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं। और 23वां और जो अंतिम प्रश्न है आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सार गर्भित निबंध आपको लिखना है। ठीक है, 5 टॉपिक आपके दे रखे हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, दूसरा है आपका मोबाइल के लाभ और हानि, तीसरा है आपका जली जीवन है, चौथा है आपका पर्यावरण सुरक्षा, 5वां है आपका मेरी दिनचर्या। ठीक है, तो इन 5 में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है रूपरेखा सहित, आपको इजीली मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जो आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन सभी के उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। वार्षिक परीक्षा के समस्त पेपर भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।